क्लास में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन का एक बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल फ्रैक्शंस का। पहले हम लोग जानेंगे कि क्या होते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस, फिर हम लोग ये देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज जो है वो किस तरीके से होता है इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में अलग अलग इंटीग्रल्स को इंटीग्रेट करने के लिए, है ना। यहाँ पर जस्ट क्लास का समय होने ही वाला है, तो फटाफट गाइस यहाँ पर क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडी टू ज्वाइन द क्लास, और हमारे साथ जो स्टूडेंट्स है फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैं आप लोगों को इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ ट्रिक्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, जो ट्रिक्स आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होंगी गाइस, है ना। तो हमारे साथ कौन जुड़ चुके हैं अभी तक क्लास में? इरफान हमारे साथ हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और कौन बच्चे? बस आज एक ही बच्चा अभी तक ज्वाइन किए हैं, ये तो बहुत लेट हो गए भाई, फिर ऐसे मजा नहीं आएगा। जल्दी जल्दी से ज्वाइन करेंगे सभी स्टूडेंट्स। और जो पार्शियल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट है बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। मैं आप लोगों को इसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसे सीखने के बाद आप लोगों को बड़ा ही डेफिनेटली इतना मजा आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं। एंड रेस्ट जो पार्शियल फ्रैक्शंस का पुराना कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है वो तो हम लोग डेफिनेटली सीखेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बिकॉज वो काफी लेंदी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं एंड वी विल अवॉइड लेंदी प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि सिंपल फ्रैक्शंस का पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाना है, एंड देन वी विल डिस्कस द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके के थोड़े टिपिकल फ्रैक्शंस होंगे, उनको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। एंड देन हम लोग बात करेंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इंटीग्रेशन में कैसे यूज करते हैं। हमारे साथ साक्षी और रोहन राजा दोनों ज्वाइन किए हैं। जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो ये चीजें आज की क्लास में हमारी होगी एंड वी विल डिस्कस इट वेरी वेरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम एनालिसिस मैंने पहले भी बताया था, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में से इतने इतने क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा रहे हैं, तो ठीक है, वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक है वेटेज। डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कंपैरेटिवली। और रिकैप की बात करें तो बेटा हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा था कि किस तरीके से हम लोग अगर दो फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या स्टेटमेंट मैंने आपको याद करवाई थी कि सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ऐसे करके मैंने आप लोगों को याद दिलवाया था, ठीक है। चलिए फिर हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखे थे जो बाय पार्ट्स में बार बार पूछे जाते हैं, दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म देखा था, जिसमें हमने कहा था सर अगर किसी फंक्शन एफ एक्स के साथ अगर उसका डेरिवेटिव आपको मिल जाता है, एफ डैश एक्स मिल जाता है और यहाँ पर ई की पावर एक्स डी एक्स होता है, तो हमारा जो डायरेक्ट आंसर होगा वो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एफ एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगी। वी डू नॉट नीड टू इंटीग्रेट ईच टाइम व्हेन वी सी दिस काइंड ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं थी, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा आपने उसको, ज्यादा से ज्यादा जो मैं सुपर ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो सुपर ट्रिक को आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी लगा लिए होंगे, है ना, लगा लिया है ना सभी ने? सभी को बिल्कुल अच्छे से वो प्रैक्टिस हो गया। सुपर ट्रिक जो मैंने बताया था यू और वी का डैश, V1 V2 V3 करके जो मैंने सुपर ट्रिक आपके साथ शेयर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। पार्शियल फ्रैक्शंस से हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस। स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो बेटा यहाँ पर देखो एक एग्जांपल के रूप में लिखा हुआ है कि ये कह रहा है कि सर जब किसी फ्रैक्शन को यानी किसी भिन्न को, ठीक है, फ्रैक्शन माने भिन्न होता है, तो किसी फ्रैक्शन को जब हम स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट मतलब तोड़ देते हैं, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में जब हम तोड़ देते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में जब हम तोड़ते हैं तो वो जो फ्रैक्शंस होते हैं बेटा उनको हम पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। इन सिंपल बेटा एग्जांपल में देखिए कि सर 5/6 को मैं 1/2 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ, है ना। 5/6 को 1/2 एंड 1/3 लिख सकता हूँ, तो ये जो 5/6 है बेटा इसको तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन। जबकि ये जो 1/2 एंड 1/3 है, ये 1/2 एंड 1/3 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इनको हम बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे बच्चा, इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस बोलेंगे। कि सर एक फ्रैक्शन होता है उसे अगर हमने दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में तोड़ दिया तो वो जो टुकड़े होंगे दे आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। वेरी गुड मॉर्निंग ध्रुव, वेरी गुड मॉर्निंग कार्तिक। मैं बहुत अच्छा हूँ बच्चे, आप सब कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया, खाते पीते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए
तो बात समझ में आती है कि व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को जब हम एक या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में तोड़ देते हैं तो दे आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। अब मैं इस पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको बहुत ही बेहतरीन मतलब अल्टीमेट चीज सिखाने वाला हूं, तो आप लोग अपने कान को बिल्कुल अच्छे से साफ करके खोल के रखो, क्योंकि सर अब बहुत बढ़िया चीज सिखाने वाले हैं और इससे मैं बनाऊंगा एक सुपर ट्रिक, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाऊंगा। ठीक है, किसी को ये रट्टा नहीं मानना पड़ेगा कि बाय वी आर डूइंग सो। तो बेटा आप लोगों ने जब मेरे साथ सीरीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, जब सीरीज पढ़ा था तो आप लोगों ने अच्छे से याद होगा आप लोगों को कि सर 1/1 मल्टीप्लाई 2 अगर लिखा हुआ है तो मैं इसे 1/1 माइनस 1/2 कर सकता हूँ, ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए 1/3 इंटू 4 लिखा हुआ है तो मैं इसे 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ। ये मैंने कहीं ना कहीं सीरीज में आप लोगों को बताया था। आप चाहो तो बेटा इसे चेक कर सकते हो कि हाँ सर ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसमें स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट क्या था सर, इसमें स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ये था जो मैंने आप लोगों को काफी बार इस चीज को समझाया था। कैसे समझाया था कि सर ये दोनों नंबर के बीच का गैप कितना है, सर इन दोनों नंबर का बीच का गैप जो है वो 1 है। इन दोनों नंबर के बीच का गैप कितना है, सर इन दोनों नंबर का बीच का जो गैप है वो बेटा कितना है, 1 है। लेकिन क्या हो सर ऐसे नंबर्स अगर मैं ले लूं जिनके बीच में गैप जो हो 1 ना हो, सपोज करिए बेटा 3 इंटू 5 अगर मैं ले लेता हूं, तो अब गैप जो है वो 3 और 5 उन दोनों के बीच का जो गैप है दैट गैप इज एक्चुअली नॉट 1। ठीक है, तो इस बार जो आप गैप देखोगे तो सर ये जो गैप है ना ये 1 नहीं है, इस बार ये गैप 2 के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करें, तो बेटा इसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था कि सर आप इसे 1/3 माइनस 1/5 लिखो, डेफिनेटली लिखो, लेकिन क्योंकि गैप हमारा 2 का है बेटा तो हमें इसे बाहर से 1/2 से डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, 1/2 से डिवाइड करना होगा बिकॉज गैप इज 2। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हो। सपोज करिए मैं कोई और गैप वाला नंबर ले लेता हूँ, सपोज करिए 2 इंटू में 7 ले लेता हूँ, तो नाउ यू विल से दैट कि सर हमारा जो इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप है वो गैप कितना है बच्चा लोग, वो गैप है हमारे पास 5 का गैप है। कितना गैप है बेटा, 5 का गैप है। तो यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग इसे 1/2 माइनस 1/7 करके लिख सकते हैं, लेकिन सर गैप हमारा 5 का है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1/5 करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, यहाँ तक सभी को बात समझ में आती है? किसी को कोई सवाल है तो बेटा पूछ सकते हैं, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो इतनी सी बात को जब हम समझ जाते हैं कि हमें सर ये 1/, इस तरीके से कोई नंबर को अगर मुझे किसी फ्रैक्शन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, देन व्हाट वी कैन डू, हम लोग इस तरीके के सिंपल फ्रैक्शन को ऐसे गैप से डिवाइड करते हुए सिंपल तोड़ सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। मैंने ये चीजें सारी आपको कहाँ सिखाई हुई है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सिखाई हुई है कि सीरीज में अगर आप जाते हैं तो कुछ स्पेशल सीरीज होती है जिसको हमें तोड़ तोड़ कर हमें उसका एडिशन करके देना होता है ना? तो अब मैं देखिए बेटा इसको थोड़ा सा और क्या कर रहा हूँ, इसे मॉडिफाई कर रहा हूँ कि अगर सर ये नंबर्स पे काम कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं अलजेब्रा पे भी काम कर रहा होगा। सपोज मान लीजिए मैं एक एक्सप्रेशन देता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि सर ये x+1 है और ये x+2 है। ठीक है, मुझे इस एल्जेब्रिक फ्रैक्शन को क्या करना है, मुझे सर तोड़ना है। तो आप कहेंगे सर दिस नंबर इज 1 एंड दिस नंबर इज 2, तो +1 और +2 में गैप कितना है, आप कहेंगे सर 1 का ही गैप है। तो मैं इस फ्रैक्शन को, इस सिंपल फ्रैक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे ऐसे तोड़ सकता हूँ कि ये सर 1/x+1 है माइनस ये 1/x+2 है। लॉजिकली आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली आप चाहे करके देख लीजिए, आपको यही चीज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर मिलेगी। सेम अगर मान लो बेटा मैं ऐसे नंबर्स का लेता हूं जिनका गैप 1 नहीं है, सपोज करो x+1 के साथ मैंने x+4 को ले लिया है, तो क्या होगा सर, इस बार गैप हमारा 3 का है। तो व्हाट विल आई एम गोइंग टू राइट दैट दिस इज 1/x+1 माइनस 1/x+2। ठीक है, 1/x+2 नहीं, x+4। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस पूरे पार्शियल फ्रैक्शन को 1/3 से डिवाइड करने वाला हूं। नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय 3 टू दी होल पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं कोई और नंबर लेता हूं कि सर 1/, में सपोज नाउ थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन, कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट होगी बेटा।
कि अगर मैं यहाँ पे x -2 लेता हूं और यहाँ पर x +3 लेता हूं, तो अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट इज द गैप बिटवीन -2 एंड 3। तो -2 से 3 तक अगर आप गैप काउंट करोगे तो आपका गैप कितना हो जाएगा? यू विल से कि सर इस बार मेरा गैप ना 5 का हो जाएगा। सो माय आंसर विल बी लुकिंग लाइक 1/x-2, 1/x-2 -1/x+3। ठीक है, x+3, द लार्जर नंबर विल बी नेगेटिव, है ना, एंड द गैप इज 5। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई? किसी को कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर इम्प्रूविंग दिस कॉन्सेप्ट। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एक सुपर ट्रिक में बदलने जा रहे हैं बेटा। कमाल की चीज होगी, आपको ये बात समझ में आएगी कि हम इस सुपर ट्रिक को कैसे बना रहे हैं। जब आप उसके ओरिजिन को समझ जाते हैं, जब आप उसके क्रिएशन को समझ जाते हैं, तो वो सुपर ट्रिक कभी आपको याद नहीं करनी पड़ती एंड यू जस्ट अप्लाई दैट। ठीक है, और आप मुझसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कर रहे होंगे। तो अब देखते हैं। नाउ अब बात आती है बेटा सुपर ट्रिक की। सुपर ट्रिक आपसे क्या कहती है? ठीक है, अब सुपर ट्रिक को समझना है। सुपर ट्रिक ये कहती है कि सर व्हाट इफ अगर मुझे इसी तरह के किसी एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया जाए, सपोज x+1 इंटू x+3 ऐसे करके इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करने बोल दिया जाए, तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा सर? हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 1/x+1, 1/x+1 -1/x+3 ऐसे करके लिख सकते हैं। बट मुझे क्या करना पड़ेगा सर? मुझे 1/2 करना पड़ेगा, बिकॉज द गैप इज 2, द गैप इज 2, एंड देन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट। ठीक है, तो अब अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास 1/2 तो रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा? इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉगरिदम x+1 आ जाएगा, जबकि इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉगरिदम x+3 आ जाएगा। एंड यू विल से दैट कि सर इसे फाइनल आंसर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा? लॉगरिदम्स गेट कंबाइंड विद ईच अदर एंड x+1/x+3 लॉगरिदम की प्रॉपर्टी से ये चीज बनकर आ जाएगी। ये एक्सप्रेशन बनकर आप लोगों के पास आएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपने ये वाला स्टेप भी फालतू में लिखा, आपने ये वाला स्टेप भी फालतू में लिखा, तो क्या आपको सोचने में ऐसा लगेगा कि हाँ सर, अगर हम ये दो स्टेप्स को ना लिखें, ये दो स्टेप्स को अगर हम ना लिखें, तो क्या ये हमारे लिए टाइम सेविंग ट्रिक नहीं हो सकता है? क्या ये एक सुपर ट्रिक नहीं हो सकता है कि अगर हम ये दो स्टेप्स भी बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, ठीक है, अगर मैं बिल्कुल रिमूव कर देता हूँ इन स्टेप्स को, तो कितना फायदा होगा कि सर मैंने क्वेश्चन देखा और आंसर लिखा, मैंने क्वेश्चन देखा और आंसर लिखा, ये मेरा आंसर है बच्चा लोग, ये मेरा आंसर है, मैंने क्वेश्चन को देखा और आंसर लिखा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अब ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमें वो प्योरली आंसर के ऊपर फोकस करना है। क्या करना है बेटा? प्योरली आंसर के ऊपर फोकस करना है। तो सुपर ट्रिक को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले सुपर ट्रिक क्या कहता है कि सर अगर मुझे 1 में x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग 1 में गैप लिखेंगे बेटा, 1 में गैप लिखेंगे, और लॉगरिदम के बाद इनमें से लिखेंगे बेटा यहाँ पर जो स्मॉलर एक्सप्रेशन होगा, स्मॉलर एक्सप्रेशन जो होगा और जो लार्जर एक्सप्रेशन होगा, उन दोनों का आप लोग डिवीजन करके मॉड्यूलस के अंदर प्लस सी लिख दोगे। दिस इज द सुपर ट्रिक। ठीक है, फिर से मैं बात को समझा रहा हूं कि अगर मुझे 1 में इस फॉर्मेट में किसी इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाए, तो मेरा आंसर होगा 1 में गैप, लॉगरिदम में, लॉगरिदम के अंदर जो वैल्यू होगी, ऊपर होगा स्मॉलर वाला एक्सप्रेशन, नीचे होगा लार्जर वाला एक्सप्रेशन, प्लस सी मेरा फाइनल आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप बोलोगे सर x+1 और x+3 में से स्मॉलर कौन सा है? सर स्मॉलर ये है, लार्जर ये है। ऑब्वियस सी बात है, स्मॉलर और लार्जर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। Now the gap between the two expression is सर 1/2 हो जाएगा। सो लॉगरिदम के साथ आपका ऊपर आ जाएगा स्मॉलर एक्सप्रेशन, नीचे आ जाएगा बेटा लार्जर एक्सप्रेशन, एंड यू आर डन विद द आंसर। बात खत्म। बताइए सभी को समझ में आया?
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द ट्रिक कि ये क्यों 1/2 हो रहा है, ये क्यों 1/3 हो रहा है, या फिर कुछ भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं सारी, कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से और थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सपोज करिए इस बार आपको इंटीग्रेशन के लिए बोला जाता है कि सर 1 में x - 3 दे दिया जाता है और x + 4 दे दिया जाता है। इस तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप कहेंगे सर ये हमारे पास -3 है, ये हमारे पास +4 है, तो गैप शुड बी 7 होना चाहिए। तो 1/7 हो जाएगा। लॉगरिथम के अंदर हम लोग क्या करेंगे? द स्मॉलर एक्सप्रेशन। स्मॉलर एक्सप्रेशन आप खुद ही बोल देंगे सर x - 3 होना चाहिए और लार्जर एक्सप्रेशन x + 4 होना चाहिए एंड +c। योर आंसर डन, योर आंसर डन, है ना। अब एक चीज मेरे साथ साथ और ध्यान रख लीजिए बेटा, एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए कि क्या हो कि सर अगर ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये नेगेटिव में लिखे हों। क्या हो सर, ये एक्सप्रेशन जो है ये अगर नेगेटिव में लिखो, जैसे कि मान लीजिए 3 - x है और ये बेटा 4 - x है, क्योंकि नेगेटिव नेचर होने की वजह से, बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव नेचर होने की वजह से आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इतना करेंगे कि सर वैसे तो -3 जो होता है वो 4 से छोटा होता है, लेकिन जैसे ही मैं 3 लिखूंगा तो 3 जो है बेटा वो -4 से बड़ा हो जाता है। नेगेटिव साइन का एक्सचेंज जब करते हैं ना तो चीजें इंटरचेंज हो जाती हैं। तो इस इंटरचेंज को अगर मैं पूरा डिटेल में ना एक्सप्लेन करूं, मैं सिर्फ ये कहूं कि सर इस इंटरचेंज को अगर आप देखते हो कि x - 3 की जगह 3 - x है और x + 4 की जगह पे 4 - x है, ऐसा कुछ अगर आ जाता है तो आपके हिसाब से बेटा ये वाला एक्सप्रेशन स्मॉलर होना चाहिए था, ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि 4 - x जो होगा वो लार्जर एक्सप्रेशन होगा और ये वाला एक्सप्रेशन जो होगा स्मॉलर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपके हिसाब से। लेकिन आप लोग ये कहोगे कि नहीं सर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 3 - x विल बी द लार्जर एक्सप्रेशन और ये स्मॉलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे, माइनस कॉमन नहीं लेंगे बेटा, फिर उससे हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, हमारा आंसर उससे मैच नहीं करेगा तो हम लोग माइनस का साइन कॉमन नहीं लेंगे। हम लोग उल्टी चीज करेंगे बेटा, हम लोग उल्टी चीज करेंगे ये कि इसमें हम लार्जर वैल्यू को क्या ले लेंगे, 3 - x को लार्जर वैल्यू मान लेंगे, जबकि वो है स्मॉलर वैल्यू, लेकिन ये माइनस के चक्कर को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, जिसमें हम लोग लार्जर वैल्यू 3 - x को ले लेंगे और 4 - x को क्या कर देंगे बेटा, स्मॉलर वैल्यू कंपैरेटिवली ले लेंगे। तो ऐसा करने पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, हमारा आंसर हो जाएगा, गैप तो सर अभी भी 1 का ही है और लॉगरिथम हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पहले 4 - x आ जाएगा एंड देन 3 - x आ जाएगा और इस बेसिस पे हमारा आंसर तैयार होगा। इज दैट क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गया? ये छोटी सी चीज हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और ये अगर हम लोग प्रॉपर्ली सॉल्व करें तो डेफिनेटली यही आंसर आएगा। आप चाहे सॉल्व करके देख लीजिए, डेफिनेटली यही आंसर आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हमें ये स्मॉलर और लार्जर वाले का कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देना होगा कि हाँ सर नेगेटिव का एक्सचेंज हो रहा है तो इसलिए चीजें लार्जर से स्मॉलर और स्मॉलर से लार्जर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, बिना लिखे हम लोग इसे करना चाहते हैं। गैप बेटा -1 का नहीं है, गैप 1 का ही रहेगा, गैप 1 का ही रहेगा। गैप आप लोग पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है बेटा, स्मॉलर और लार्जर का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो गैप आपका पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, यस आप जो बोल रहे हैं बेटा उस हिसाब से गैप जो -1 होता ना तो उसके हिसाब से मुझे 3 - x को स्मॉलर लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता? 3 - x को स्मॉलर लेना पड़ता, लेकिन मैंने लार्जर लेके उस गैप को -1 से, सब कुछ चीज वही हो रही है। स्पेसिफिकली बताएं तो चीज वही हो रही है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। एनी क्वेश्चंस गाइस? एनीबॉडी एनी क्वेश्चंस? हाँ बेटा, गैप हम लोग एक पॉजिटिव, देखो बेटा ये ट्रिक है, ये ट्रिक में ऐसा कोई कानून नहीं होता है, ऐसा कोई लॉ नहीं होता है जिसे फॉलो ही करना होता है। ये मेरा एक बनाया हुआ ट्रिक है कि हाँ अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो आप बड़े आराम से 3 - x एंड 4 - things इज नॉट क्लियर। चलिए देखते हैं बेटा, अब इसे देखो, इसमें बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं इसे आप कैसे बोल सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन लेता हूं, आप देखो खुद से सोचो इस चीज को, अगर मैं माइनस का साइन कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/x - 3 बन जाएगा और ये 1/x - 4 बन जाएगा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा।
जिसमें आप कहेंगे सर ये स्मॉलर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, ये लार्जर वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए लॉगरिथम में x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 4 आना चाहिए, ये आना चाहिए। लेकिन बेटा हमारा आंसर थोड़ी ना मैच करेगा इसमें, हमारा आंसर मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि आंसर में बेटा 3 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स रहेगा। तो आप तो कहेंगे कि सर इसमें 3 माइनस एक्स का अगर माइनस कॉमन ले लिया और 4 माइनस एक्स का माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ऊपर 3 माइनस एक्स आ जाएगा, नीचे 4 माइनस एक्स आ जाएगा, और तब भी आपका आंसर गलत हो जाएगा बेटा, तब भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बेटा, जो दिया गया है हमें उसी हिसाब से चलना है। तो आप इस पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं बेटा? सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि आप इस पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं। भाई देखो, अगर मैंने इसे क्या किया कि सर अगर मैंने 4 माइनस एक्स माइनस 1 3 माइनस एक्स लिखा तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये चीज थोड़ा सा देख ले। तो आप कहेंगे सर 4 माइनस एक्स की जगह पे पहले 3 माइनस एक्स अगर हम लोग लिखते हैं, 3 माइनस एक्स, और यहाँ पर 4 माइनस एक्स लिखते हैं, तो मैं इसे ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसे इंटीग्रेट करूंगा। तो बेटा ध्यान से सुनिए, जब आप 1/3 माइनस एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि लॉजिकली बेटा इस बात को समझो, मेरी बात को, कि सर ये वाला एक्सप्रेशन मेरा स्मॉलर ही है और ये वाला एक्सप्रेशन मेरा लार्जर ही है, लार्जर ही है। लेकिन जब मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा ना बेटा, तो मेरे पास माइनस का लॉगरिथम 3 माइनस एक्स आएगा। ये माइनस कहाँ से आया सर? क्योंकि 3 माइनस एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव 1 आएगा। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसको चेन रूल के हिसाब से, जो इंटीग्रेशन वाला चेन रूल होता है उसके हिसाब से -1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये खेल जो चल रहा है ना, ये खेल जब चल रहा होगा तो मैं इसे एक बार फ्रेश पेज में लेकर चलता हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन एक बार में क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों से यही कहूंगा बेटा, इसे एज अ ट्रिक लेकर चलिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। एंड लेट्स टेक अ फ्रेश पेज, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया सर? हम लोगों ने क्वेश्चन लिया कि सर अगर मेरे पास यहाँ पर 3 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स यानी कि एक्स नेगेटिव्स में अगर पड़े हो तो हम लोग क्या करेंगे। मैंने सबसे पहले कहा कि बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए सर? लॉगरिथम में, क्योंकि 3 माइनस एक्स छोटा है तो छोटी वाली वैल्यू बेटा ऊपर नहीं, इस बार नीचे आएगी, यानी 3 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा और 4 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा। मुझे सिर्फ इतना सा चेंज रखना है, बिकॉज सर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा ना, जो 3 माइनस एक्स या 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा वो माइनस का 1 होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब इसे ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ कि 1/3 माइनस एक्स और 1/4 माइनस एक्स है, तो आप इसे तोड़ेंगे कैसे सर? आप इसे तोड़ेंगे कि ये 1/3 माइनस एक्स है, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? -1/4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप इसे इंटीग्रेट कर रहे होंगे। सो व्हेन यू विल इंटीग्रेट दिस, ठीक है, व्हेन यू विल इंटीग्रेट दिस, तो आपका आंसर माइनस में लॉगरिथम 3 माइनस एक्स आ रहा होगा बेटा, पॉजिटिव में नहीं आ रहा होगा, माइनस में आ रहा होगा। और ये माइनस माइनस बेटा पॉजिटिव में हो जाएगा, तो लॉगरिथम 4 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो अब मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा? लॉगरिथम में देखो 4 माइनस एक्स के अपॉन में 3 माइनस एक्स आ जाएगा, 4 माइनस एक्स के अपॉन में 3 माइनस आ जाएगा, जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था बेटा। क्या चीज चेंज करनी है सर इसमें? क्या चीज चेंज करनी है बेटा? आपने इसे स्मॉलर बोला, आपने इसे स्मॉलर बोला और ये लार्जर है। आप लोगों के हिसाब से ये स्मॉलर है, ये लार्जर है, लेकिन सर माइनस का एक्सचेंज हो रहा है डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में। ये माइनस का साइन एक एक्स्ट्रा आ रहा है जो इन दोनों में लग रहा है। तो बस हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें माइनस के साइन की चेंज की वजह से स्मॉलर और लार्जर का कॉन्सेप्ट हम लोग बदल देंगे। हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसे स्मॉलर मान लो, इसे लार्जर मान लो, तो स्मॉलर वाली वैल्यू ऊपर हो गई, लार्जर वाली वैल्यू नीचे हो गई, अपना काम खत्म। अभी समझ में आया? सिर्फ इतना सा चेंज अगर आप कर देंगे कि सर x माइनस 3 की जगह अगर 3 माइनस एक्स है और x माइनस 4 की जगह अगर 4 माइनस एक्स है, तो हम लोग बस स्मॉलर और लार्जर वाली कॉन्सेप्ट को बदल देंगे। इट इज दैट क्लियर? बेटा दूसरा एग्जाम्पल लेना है तो कुछ और नंबर ले लो, और क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। हाँ बस यही करना है बेसिकली। अगर ये माइनस के साइन के साथ अगर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुन लो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज करो बेटा 5 माइनस एक्स दिया हुआ और यहाँ पर मान लो 3 माइनस एक्स दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है।
तो आप कहेंगे सर बेसिकली गैप तो हमारा 2 का है, लेकिन आपके हिसाब से ये वाली वैल्यू लार्जर है और ये वाली वैल्यू स्मॉलर है, लेकिन सर नेगेटिव होने की वजह से मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्सचेंज कर दूंगा। मैं कहूंगा नहीं सर 5 - x को स्मॉलर मान लो और 3 - x को लार्जर वैल्यू मान लो। तो यहाँ पर 1/2 का गैप तो सर है ही, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉगरिथम में बेटा स्मॉलर वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे, यानी 5 - x को ऊपर रख देंगे और 3 - x को नीचे कर देंगे, एंड दैट्स इट, आवर आंसर इज डन। बताइए क्लियर हुआ? ठीक है, स्मॉलर और लार्जर वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग बदल देंगे, सिर्फ एक्सचेंज कर देंगे, बिकॉज माइनस का साइन जो है वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा, उस इम्पैक्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग स्मॉलर और लार्जर के कॉन्सेप्ट को चेंज कर देंगे, एंड वी विल गेट आवर आंसर्स। ठीक है, डन है बेटा, सभी को बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ वी विल अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स ऑन द गिवन क्वेश्चंस गाइस। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और फाड़ देना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल देरी नहीं करनी है। ये तो गलत हो गया भाई, ये यस और नो का पोल हो गया। चलिए कोई नहीं, अभी हम यस और नो का पोल बाद में देखेंगे। आप लोग यस और नो में अभी बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आया है नहीं, भर दीजिए। चलिए फटाफट, गलत पोल यूज हो गया। सबके सब बेटा जो जिसको समझ में आ गया है वो यस और नो में डाल देंगे। ठीक है, बढ़िया। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से तो तब तक आप लोगों ने आंसर दे भी दिया होगा, अब बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए, सो वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। अब हम लोग शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, एंड 30 सेकेंड्स फिर से इनफ ही रहेंगे। आप लोग आंसर मार्क कर दीजिए, जिस जिस बच्चों को आंसर आता है वो आंसर मार्क कर दीजिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सर यहाँ पे गैप कितना है सर, 1 से लेके 2 तक का गैप है, तो हमारे पास 1 का ही गैप है, तो लॉगरिथम में ऊपर आ जाएगा स्मॉलर वैल्यू, नीचे आ जाएगा लार्जर वैल्यू प्लस सी, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला सवाल बेटा, फटाफट इस क्वेश्चन को भी 30 सेकेंड्स में खत्म कर देना है। मैं वेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का सही जवाब। इसमें भी एक बच्चे ने गलत जवाब दिया, बताओ क्या करूं मैं। इस क्वेश्चन में भी एक बच्चे ने गलत जवाब दे दिया। 30 सेकेंड ज्यादा नहीं कम नहीं, लेकिन गलत जवाब आ गया। बेटा जो हमने सीखा उसमें हमने ये कहा कि सर +1 और +5 के बीच में गैप कितना है सर, 4 का गैप है, तो ये 1/4 हो जाएगा। लॉगरिथम में सर छोटे वाला एक्सप्रेशन हमारा x+1 है और बड़े वाला एक्सप्रेशन सर x+5 है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए था। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। 1 और 5 के बीच में गैप कितना है सर, 4 का गैप है, तो 1/4 हो जाएगा। और x+1 छोटा एक्सप्रेशन है तो वो ऊपर रहेगा, x+5 जो बड़ा एक्सप्रेशन है तो वो नीचे रहेगा। यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर अभी गलत हैं, जैसे अभिराज गुप्ता, ये आज शायद पहली बार ज्वाइन किए हमारी क्लास में। तो बेटा हाय हेलो, अगर आप पहली बार ज्वाइन किए हैं तो सर को हाय हेलो बोलते नहीं बोलते हैं। और इससे पहले के आपने फिर मेरे ख्याल से तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया है क्लास को, आपको शायद स्टार्टिंग से ट्रिक भी शायद अच्छे से नहीं समझ में आई है ना। चलिए, तो सभी को क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं सर, ये वाला क्वेश्चन भी लगा दो फटाफट से, काफी आसान सवाल है, एंड डोंट वेट, आंसर सेकंड्स के अंदर आना चाहिए।
हेलो अभिराज गुप्ता, कब ज्वाइन किया आपने एनडीए का ये कोर्स, कब ज्वाइन किया आपने? मैं तो आपका नाम पहली बार पढ़ रहा हूँ इस क्लास में। चलिए, तो अब हमने क्या कहा सर, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है, तो गिनती अगर करेंगे तो सर गैप हमारा 3 का हो जाएगा। गैप 3 का हो जाएगा तो लॉगरिदम आ जाएगा, और लॉगरिदम में सर छोटा एक्सप्रेशन हमारा x माइनस 1 है, बड़ा एक्सप्रेशन सर x प्लस 2 है, तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बेटा सभी को? मजा आ गया ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, है ना? सो ये एक बेहतरीन ट्रिक है जहां पर हम लोग अपना काफी समय बचाते हैं अलग अलग एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड करके, अलग अलग सिचुएशन को समझने के बाद। ठीक है, फर्स्ट ऑफ द डे, अच्छा यानी आज की है, अच्छा ठीक है। तो आज तो 2 तारीख है, यानी 1 तारीख को ज्वाइन किए। कल की क्लास में भी आप नहीं थे वैसे तो, मुझे जितना आइडिया है, ना कमेंट था ना कोई ऑप्शंस में मार्किंग थी, बट कोई नहीं बेटा, प्रीवियस क्लासेस जरूर देखिएगा। ठीक है, अच्छा बैच के स्टार्टिंग में ही थे, अच्छा आज आप आए हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एंजॉय कीजिए बेटा क्लास को, अगर कोई बात नहीं समझ में आएगी तो पूछना है, बाकी प्रीवियस क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सर, ये कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि स्मॉलर अपॉन लार्जर का जो भी कॉन्सेप्ट है ये यूज कर सकते हैं। दे वर कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शंस, ये सिंपल थे। इनके ऊपर क्या था सर, इनके ऊपर सिर्फ 1 था, इनके ऊपर क्या था, सिर्फ और सिर्फ 1 था। यानी सिर्फ अगर 1 की जगह कुछ और दे देता है तो नाउ वी आर वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा उसने एक फ्रैक्शन दे दिया, जैसे 3x प्लस 1 दे दिया और अपॉन में x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 दे दिया, ऐसा कोई फ्रैक्शन दे दिया। नाउ दिस कुड बी अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमें इस तरह के फ्रैक्शंस को भी डिटेल में समझना होगा। तो बेटा अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक्चुअली एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो हमने स्कूल में पढ़ा है वही चीज हम लोग दोबारा पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। बेहतर तरीके से कैसे पढ़ने वाले हैं बेटा, इसमें ना हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वो 3 कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को शेयर करके बताता हूँ कि क्या होते हैं। बेटा इसमें ये होता है कि सर जब पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए जो नीचे जो फैक्टर हो रखे हैं, जो एक्सप्रेशंस आपको मिल रहे हैं, यदि वो सारे के सारे फैक्टर डिफरेंट हो, अगर वो सभी के सभी अलग हों, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, ऑल फैक्टर्स आर नॉट डिफरेंट, यानी कि सभी फैक्टर जो हैं, सभी गुणनखंड जो हैं वो हमारे सभी के सभी अलग ना हो, उनमें से कुछ एक जैसे भी हों। और तीसरा होता है बेटा जब वन ऑफ द फैक्टर इज क्वाड्रेटिक, यानी कि इनमें से कोई एक फैक्टर, एक गुणनखंड जो होगा वो द्विघातीय होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग अलग अलग तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से बेटा 100% श्योर होगी ये वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, बिकॉज ये जब सीबीएसई में पूछा जाता था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन जब सीबीएसई में पूछा जाता था तो ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है बेटा? 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जाता है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आपको ऑलरेडी एक आइडिया लग ही गया होगा कि सर इस 6 मार्क्स के लिए जितना हमें लिखना पड़ता होगा, तो 6 मार्क्स के हिसाब से हमें वो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसका कोई खास ट्रिक है बेटा, क्योंकि ये दे आर रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो हम लोग स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हम लोग व्हेन ऑल फैक्टर्स आर डिफरेंट के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं कि व्हेन ऑल फैक्टर्स आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, नॉट डिफरेंट की बात करें तो ये दोनों हमारे लिए हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको दोनों का एक छोटा छोटा एग्जांपल आप लोगों को समझा देता हूं, एंड देन उसके बाद हम लोग डिटेल में चलेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर कि सर सपोज कीजिए हमें कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, x प्लस 4 दिया गया है और अपॉन में बेटा x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 दिया गया है। सो हमने कहा सर अभी जो मेरे डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो दोनों के दोनों कैसे हैं सर? अलग हैं, डिफरेंट हैं, दोनों के दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो हमें क्या करना होता है बेटा? हमें ये करना होता है, हमें इसे a अपॉन में पहला फैक्टर यानी x प्लस 1 लिखना होता है और प्लस b अपॉन में दूसरा फैक्टर बेटा x प्लस 2 लिखना होता है। बस हमें ये पता करना होता है कि किसके अपॉन में आएगा, व्हाट कांस्टेंट शुड बी मल्टीप्लाइड टू बोथ ऑफ द फ्रैक्शंस सो दैट इट कन्वर्ट्स इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है। व्हाट इफ सर अगर हमारे पास यहाँ पर x प्लस 4 के नीचे 2 फैक्टर नहीं सर 3 फैक्टर होते, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 होता। ठीक है, ऐसे होता तो हमें a के अपॉन में बेटा x प्लस 1 लिखना होता,
b के अपॉन में x+2 लिखना होता और c के अपॉन में x+3 लिखना होता। हमें ऐसे करके लिखना होता बेटा, ठीक है, ऐसे करके लिखना होता। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सिंपल वाली चीज को समझते हैं और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 वाला जो है, 3 फैक्टर वाला जब आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए हम लोग इसको ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको इतने पार्ट का क्या करना है, एलसीएम लेना है। इतने पार्ट का जब आप एलसीएम ले लेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सर x+4 अपॉन में x+1 इंटू x+2 हो जाएगा, है ना। दैट शुड बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई x+2 इंटू b मल्टीप्लाई x+1 अपॉन में x+1 इंटू x+2, ऐसा कुछ आ जाएगा बच्चा लोग, आप लोगों के पास आ जाएगा डेफिनेटली। तो आप कहेंगे सर ये x+1 और x+2 दोनों साइड से कैंसल आउट करने। तो बेटा जब ये कैंसल आउट होना ही है तो मेरी आदत क्या है, मैं इन्हें नहीं लिखता। मेरी आदत क्या है बेटा, मैं इन्हें लिखता ही नहीं हूं, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देता हूं कि x+4 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x+2, यानी ये वाला एक्सप्रेशन जो होगा वो x+2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड x+1 b टाइम्स ऑफ x+1। तो मेरे डायरेक्ट क्या लिखूंगा बच्चे, फिर से देख लीजिए, मैं इस एलसीएम को जब मैं इसे फाइनल टाइम लिख रहा हूँ तो मेंटल कैलकुलेशन है कि सर जो हमारा x+4 होगा वो हमारा a मल्टीप्लाई x+2 के बराबर आएगा और b मल्टीप्लाई x+1 के बराबर आएगा। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई तो प्लीज एक थम्स अप देना है गाइस। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा बेटा। इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। सबसे बेहतरीन तरीका, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं ये कहता हूं कि सर हमारे पास दो दो फैक्टर हैं, एक है हमारे पास x+1 और एक है हमारे पास x+2। तो जैसे ही आप लोग x+1 का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हो तो बेटा आपको x की वैल्यू -1 मिलती है, और जैसे ही आप x+2 का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हो तो बेटा x की वैल्यू -2 मिलती है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, आपको इन दोनों वैल्यूज के साथ खिलवाड़ करना है, यानी x बराबर -1 और x बराबर -2। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, कॉमन सेंस है। आप इन फैक्टर्स को देखकर ही बता सकते हो कि सर x की वैल्यू मुझे एक बार -1 लेनी चाहिए, एक बार x की वैल्यू -2 लेनी चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे सर, एक बार हम लोग x की वैल्यू -1 लेंगे, एक बार हम लोग x की वैल्यू -2 लेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। सो x वैल्यू -1 लूंगा तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा सर, लेफ्ट हैंड साइड में 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। आ जाएगा ना, सभी को बात समझ में आ रही है कि x वैल्यू क्या आ जाएगी सर, लेफ्ट हैंड साइड में 3 आ जाएगी। इधर अगर मैंने -1 रखा तो बेटा ये बन जाएगा a, और इधर अगर मैंने -1 रखा तो ये बन जाएगा 0, यानी कि सर a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। जैसे ही बेटा a की वैल्यू 3 हो गई तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर a की वैल्यू 3 लिख दोगे। क्या करोगे बेटा, a की वैल्यू 3 लिख दोगे। नाउ मेरे को पहला पार्शियल फ्रैक्शन पता लग गया बेटा, पहला पार्शियल फ्रैक्शन पता लग गया, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे सर, x वैल्यू -2 रखेंगे। तो x वैल्यू -2 अगर मैं इस तरफ रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आपको 2 मिल जाएगा। यहाँ -2 रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ -2 रखूंगा तो बेटा माइनस के b बन जाएगा, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, -2 आ जाएगी। बस इतना सा कैलकुलेशन, आपको b की वैल्यू भी मिल गई। और जैसे ही बच्चे आपको b की वैल्यू मिल जाती है तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे कह रहा है कि बेटा मुझे इसे इंटीग्रेट करके दे दो, तो आप लोग इसे इंटीग्रेट करके दे दो। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है गाइस, सो दिस वाज द फंडा जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं। सो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मैं थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा महंगा सवाल जो है वो आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग पूरा जोर लगाइए, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए टाइम दे रहा हूँ 75 सेकेंड्स। कितना दे रहा हूँ बेटा, 75 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। टेक योर टाइम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम।
बेटा एप्लीकेशन का एक नया अपडेट आया हुआ है, अगर किसी ने टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो गो एंड अपडेट द एप्लीकेशन। तो इस बार काफी बढ़िया फीचर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस बार आपको आंसर लगाने के बाद सबमिट का ऑप्शन भी आ रहा है। जब तक आप श्योर नहीं हो जाते हैं कि आपका आंसर सही है तब तक आप सबमिट ना दबाएं तो आपका ऑप्शन चेंज हो सकता है, और एक बार सबमिट हो जाएगा तो फिर आपका ऑप्शन चेंज नहीं होगा, है ना। चलिए वेरी गुड। 3 बच्चों के आंसर बहुत बढ़िया से बिल्कुल सही सही आए हैं एंड दैट इज वेरी गुड। बाकी बच्चे आंसर करने की कोशिश करें, समय गुजरता जा रहा है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सर इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो मैं एक फ्रेश पेज लेता हूँ बेटा। फ्रेश पेज लेने के बजाय भी अगर मैं कोशिश करना चाहूँ तो यहाँ पर भी हो सकता है, जस्ट तुक्का लगाना है आप लोगों को। तो मैं अगर इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शन लेता हूँ ए अपॉन में, बी अपॉन में, सी अपॉन में, वो वाला स्टेप में स्किप कर रहा हूँ और मैं सीधा कह रहा हूँ कि सर यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 3x माइनस वन बराबर, 3x माइनस वन बराबर क्या होना चाहिए सर, a के मल्टीप्लीकेशन में आपका x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री आना चाहिए, प्लस b के मल्टीप्लीकेशन में बेटा आपका x प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री आना चाहिए, और c के मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए सर, c के मल्टीप्लीकेशन में x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू आना चाहिए। तो सारी बात ये आती है कि सर अगर मैं ये काम कर सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो बेटा आप क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात मानिए कि अगर सर ये काम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, जस्ट मुझे एक प्रैक्टिस की जरूरत है। जिस दिन मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी सर की तरह मैं भी इस इक्वेशन को डायरेक्टली लिखना सीख जाऊंगा, है ना। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ये भरोसा आपके अंदर होना चाहिए कि सर अगर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए तो हमने कहा सर हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो एक बार एक्स की वैल्यू माइनस वन, एक बार एक्स की वैल्यू टू और एक बार एक्स की वैल्यू थ्री रखनी चाहिए। एक बार एक्स की वैल्यू बेटा माइनस वन, एक बार एक्स की वैल्यू टू और एक बार एक्स की वैल्यू थ्री रखनी चाहिए हमें, है ना। तो ये अगर हम लोग रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, जब हम लोग एक्स की वैल्यू माइनस वन रख चुके होंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म बचेगा। तो ये दिस इज माइनस वन, दिस इज माइनस टू, यानी टू ए बराबर माइनस वन रखेंगे तो माइनस फोर आ जाएगा। यानी कि हमें कितना मिल रहा है बेटा, माइनस के फोर बराबर यहाँ कितना मिल रहा है, माइनस के वन रखने पर दिस इज माइनस के फोर, दिस इज माइनस के 12। कितना मिल रहा है बेटा, माइनस के 12 प्लस के 12 ए मिल रहा है। सॉरी, लेट मी राइट इट अगेन। ये कितना मिल रहा है, 12 ए मिल रहा है। तो ए की वैल्यू सर हमें माइनस के वन अपॉन थ्री मिल जाती है। कितनी मिल जाती है, माइनस के वन अपॉन थ्री। और इतने में मैं समझ सकता हूं कि सर ये जो a था ये x प्लस वन का कॉफिशियंट था, x प्लस वन का कॉफिशियंट था। तो सर यहाँ पे माइनस के वन बाई थ्री आ रहा है, तो ये माइनस के फोर बाई थ्री आ रहा है, यहाँ टू बाई थ्री आ रहा है। ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अगर मैं नन ऑफ दीज को इग्नोर करूं अभी के लिए। लेकिन चलिए x की वैल्यू टू रख कर देखते हैं। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू बेटा टू रखूंगा, ध्यान से सुनिए, जैसे मैं x की वैल्यू टू रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो एक्स वैल्यू इधर टू रखेंगे तो थ्री टू जा सिक्स माइनस वन यानी फाइव आ जाएगा, और फाइव बराबर कितना हो जाएगा बेटा, इधर टू रखेंगे टू प्लस वन थ्री, टू माइनस थ्री माइनस वन यानी कि माइनस थ्री बी हो जाएगा। कितना, माइनस के थ्री बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस के फाइव अपॉन थ्री आ गए। तो यू कैन सी दैट कि सर माइनस के फाइव अपॉन थ्री मेरे पास यहाँ पर एक कॉफिशिएंट बन रहा है। ये भी वेरीफाइड है बेटा, ये भी वेरीफाइड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सी की वैल्यू के लिए बेटा एक्स वैल्यू थ्री रखी जाए तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो मैं इधर थ्री रखूंगा तो थ्री थ्री जा नाइन माइनस वन एट हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ थ्री रखूंगा तो थ्री प्लस वन फोर और थ्री माइनस टू वन यानी कि फोर सी हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, टू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कॉफिशिएंट टू आ रहा है, यहाँ पर कॉफिशिएंट माइनस के फाइव बाई थ्री आ रहा है, ये देखिए माइनस के फाइव बाई थ्री आ रहा है, और यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या आ रहा है सर, यहाँ पर कॉफिशिएंट माइनस के वन बाई थ्री आ रहा है। सो एवरीथिंग इज सेइंग दैट कि सर मेरा ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गया। इस बार कौन गलत किया है, इस बार आशु, इरफान और नितिन ने गलत किया है। बेटा इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू वन रखनी है, ध्रुव त्यागी बच्चे, x की वैल्यू वन रखनी है। x की वैल्यू यहाँ पर वन रखो। चलो मैं फिर से दिखाता हूँ x की वैल्यू, सारी चीजें फालतू की चीजें मैं इरेज करके आगे चलता हूँ। x की वैल्यू वन रखो ध्रुव त्यागी, होश ध्यान से देखना
कि x की वैल्यू सर अगर मैं 1 रखो बेटा, यहाँ पर 1 रखो तो आपके पास -4, सॉरी -1 रखो तो -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? -4 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर बेटा, यहाँ पर -1 रखो और यहाँ पर -1 रखो तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, यानी कि टोटल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा सर? 12a आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12a। फिर आप यहाँ पर -1 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, नहीं एंटायर प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। यहाँ पर -1 रखोगे 0 बन जाएगा, एंटायर प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। इसलिए बेटा आपको आगे की तरफ +0 ही मिलने वाला है। सो यहाँ से a की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। अभी क्लियर? Any other questions guys? Any other questions? ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि 90% चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं इस बात के कि सर अगर मेरे जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ए, बी और सी, ये जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो कोफिशिएंट मुझे आंसर में एज इट इज दिखाई देंगे। 90% चांसेस हैं और 10% चांसेस हैं कि बेटा इसमें ऐसा ना हो। 10% चांसेस हैं कि सर ऐसा ना हो। तो कब नहीं होगा वो वाला केस मैं आपको समझा देता हूँ। तो यानी कि आपको कंप्लीटली इंटीग्रेट करके नहीं देखना है बेटा। अगर आप इस तरीके के ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स वाले क्वेश्चन में चल रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये कैसे फैक्टर्स है सर? ये सब के सब डिफरेंट फैक्टर्स हैं। कैसे हैं बेटा? सब के सब डिफरेंट, यानी अलग अलग गुणनखंड हैं। सब के सब बेटा डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अगर डिफरेंट फैक्टर्स में चल रहे हैं तो आपकी जो a की वैल्यू आई है, b की वैल्यू आई है, जो c की वैल्यू आई है, वो आपको कोफिशिएंट्स में दिखाई देंगे। वो एज इट इज वही नंबर्स आपको कोफिशिएंट्स में दिखाई देंगे। सो यू डू नॉट नीड टू इंटीग्रेट इट अगेन एंड अगेन। सो सर वो कब करना है? जब हमारे कोफिशिएंट्स बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा और मेहनत करते हैं। तो हम लोग एक ऐसे एग्जांपल को लेते हैं जिसमें सारे के सारे डिफरेंट फैक्टर्स नहीं हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे फैक्टर्स को लेते हैं जिसमें सारे डिफरेंट फैक्टर्स नहीं है। तो बेटा मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से सुनना है, समझना है। सपोज कीजिए मैं इस बार ऊपर आपको 2x+1 दे देता हूँ। आई जस्ट टेकिंग इट रैंडमली। ठीक है, मैंने कोई सोच समझ कर नहीं लिया, 2x+1 ले लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि सर यहाँ पर x-1 का स्क्वायर दिया हुआ है और x+2 दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर फैक्टर तो 3 है लेकिन x-1 जो है वो 2 बार है। x-1 जो है वो 2 बार है, उसका स्क्वायर हो रखा है। तो दे आर नॉट ऑल डिफरेंट फैक्टर्स, दे हैव सम काइंड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी x-1 2 बार है और x+2 जो है वो 1 बार है। तो अब अगर मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना चाहता हूँ बेटा, इसके मैं पार्शियल फ्रैक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मुझे एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी कि सर जैसे 12 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2 का स्क्वायर इंटू 3 होता है। तो 12 जो होता है बेटा वो 2 से भी डिवाइड होता है, 12 जो होता है वो 2 के स्क्वायर से भी डिवाइड होता है, यानी 2 का स्क्वायर इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। जो मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ, तो यही चीज हम लोग एक्सप्रेशन में अगर चल रहे हैं बेटा, यही चीज अगर हम लोग एक्सप्रेशन में चल रहे हैं तो हम कहेंगे सर ये a के अपॉन में पहला फैक्टर जो है वो x-1 ले लीजिए और b के अपॉन में बेटा x+2 नहीं, इसका स्क्वायर ले लीजिए कि x-1 का स्क्वायर जो होगा सर ये भी एक फैक्टर पाया जाएगा इसका। और लास्ट में बेटा c के अपॉन में हम लोग क्या ले लेते हैं? x+2 ले लेते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ तक सभी को बात समझ में आती है कि हम लोगों ने स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि दैट is also a factor of this entire polynomial given in the denominator of the fraction. बताइए। सिर्फ शिवम को बात समझ में आई है? बाकी बच्चे बेटा कंफर्म करो कि अगर हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो बेटा स्क्वायर हैं तो मुझे स्क्वायर का भी एक फैक्टर मानकर चलना पड़ेगा, हमें उसे भी एक कांस्टेंट के नीचे रखना पड़ेगा। सो व्हेन वी टेक एलसीएम ऑफ दिस एक्सप्रेशन, हाँ 3 बारी लेंगे। यस कार्तिक दरवाल 3 बारी लेंगे। x-1, x-1 का स्क्वायर, x-1 का क्यूब। बिल्कुल सही जवाब। मैं कार्तिक दरवाल की बात को एक बार लिख के बता देता हूँ। सपोज कीजिए 2x+1 के साथ हमें x-1 का क्यूब दिया हुआ है और फिर x+2 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग a के अपॉन में बेटा पहली बार x-1 लेंगे, फिर b के अपॉन में हम लोग x-1 का स्क्वायर लेंगे, फिर c के अपॉन में x-1 का क्यूब लेंगे एंड देन d के अपॉन में बेटा x+2 लेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सभी को कि अगर क्यूब है तो हम लोग क्यूब तक सभी फैक्टर्स को पिक करेंगे बेटा, किसी को छोड़ना नहीं है। दिस इज द केस ऑफ व्हेन ऑल फैक्टर्स आर नॉट डिफरेंट, व्हेन सम फैक्टर्स आर इन कॉमन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई।
चलिए इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये काफी लंबा सवाल हो जाएगा, इसे हमें नहीं करना है। डन, इसे हमें नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा लंबा सवाल हो जाएगा। हमें कितना करना है बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक पॉलिनोमियल तक जाना है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो यू विल से दैट कि सर ये जो 2x प्लस 1 होगा ये डायरेक्टली बेटा a मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का फैक्टर आ जाएगा, प्लस b मल्टीप्लाई सिर्फ x प्लस 2 आ जाएगा बेटा, और c मल्टीप्लाई सर x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। सो दीज विल बी द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरीके से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। नाउ बेटा मेरे पास अगर आप ध्यान दोगे तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए बेटा कि सर यहाँ पर x माइनस 1 से हमारे पास एक वैल्यू, तो सर x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और x प्लस 2 से सर हमारे पास एक वैल्यू x बराबर माइनस 2 आ जाएगी, लेकिन तीसरा तो है ही नहीं। जब मुझे a b c तीन कांस्टेंट्स की वैल्यू ढूंढनी है तो मुझे एक तीसरी वैल्यू भी चाहिए होगी। सर तीसरी वैल्यू कहां से लाऊं? वी डोंट हैव एनी अदर फैक्टर जिससे कि मैं तीसरी वैल्यू निकाल कर लाऊं। सो बेटा ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम अपने मन से एक नंबर ले लेते हैं। वी टेक अ नंबर with our own choice and that should be very simple for calculations, and that is the most easiest number for calculation is 0। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बेटा, most easiest calculation is 0, तो 0 ले लेते हैं हम अपने मन से। ठीक है, तो हम लोग 0 ले लेंगे। तो अब इस बेसिस पे अगर मैं इसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट करूं बेटा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इस बेसिस पे अगर मैं इसकी कैलकुलेशन शुरू करूं तो आप देखेंगे। चलिए, मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पर 1 सब्सटीट्यूट करता हूं तो 2 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पर 1 डालूंगा तो दैट बिकम 0, मैं यहाँ पर 1 डालूंगा तो दैट बिकम 0, मैं यहाँ पर 1 डालूंगा तो बेटा ये 3b बन जाएगा, यानी b की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी सर, 1 मिल जाएगी। सो इट हैज बीन कैलकुलेटेड। सर b की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है, इज दैट क्लियर? हम लोगों ने b की वैल्यू कितनी कर दी सर, 1 कर दी। वी हैव फाउंड दैट द वैल्यू। ना x की वैल्यू -2 रखूंगा तो बेटा यहाँ पर -2 रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में -2 रखेंगे तो -2 इंटू 2 दैट इज -4 प्लस 1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ -2 रखेंगे तो बेटा दिस इज 9 टाइम्स ऑफ c। कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज 9 टाइम्स ऑफ c। तो c की वैल्यू बेटा -1/3 के बराबर आ जाएगा। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ c दैट इज -1/3। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, है ना? यहाँ तक हम लोग पहुंच गए लास्ट। अब सर हमें x की वैल्यू 0 रखनी है, तो x की वैल्यू 0 रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर 0 रखूंगा तो दिस इज -1, दिस इज +2, तो ये -2a बन जाएगा। यहाँ पर 0 रखूंगा तो बेटा दैट विल बी +2b बन जाएगा, और यहाँ पर 0 रखूंगा तो बेटा दैट विल बी +c बन जाएगा। तो अब मुझे किसकी वैल्यू ढूंढनी है, मुझे सिर्फ a की वैल्यू ढूंढनी है, लेकिन सर मुझे b की वैल्यू और c की वैल्यू तो पता है ना, मुझे b की वैल्यू और c की वैल्यू पता है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग बोलेंगे 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2b की वैल्यू हो गई 2, c की वैल्यू हो गई बेटा -1/3, और ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1/3 बेटा 2a बराबर 2/3 आ जाएगा, और जिससे आप लोग a की वैल्यू क्या निकाल दोगे बेटा, 1/3 निकाल दोगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन फाइनली आपको मिल जाएगा कि सर a की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/3 आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a देन, 1/3 आ गई। अब आपको इसे इंटीग्रेट करने के लिए बोला जा रहा है तो आप इन्हें इंटीग्रेट कर दो, दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? बेटा कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने में बहुत समय लग जाएगा, उससे आपको a और b की वैल्यू सॉल्व करने में भी समय लगेगा। आप चाहे तो वैसा कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये वाला मेथड जो है थोड़ा कंपैरेटिवली फास्टर है और क्रेडिबल है, ज्यादा क्रेडिबल है। ठीक है, तो फालतू में सॉल्यूशन निकालने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो डोंट गो फॉर दैट मेथड। आप चाहें उससे कर सकते हैं, आपको खुद ही पता लगेगा कि हाँ सर ये वाला मेथड जो है ये डेफिनेटली फास्टर है और क्रेडिबल ज्यादा है। ठीक है बच्चा लोग, ये बात सभी को समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को एक तो सुपर ट्रिक इस्तेमाल करना सिखाया है कि सुपर ट्रिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और दो चीजें मैंने कौन कौन सी सिखा दी कि सर जब हमारे सभी फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं, व्हेन ऑल फैक्टर्स आर डिफरेंट,
व्हेन ऑल फैक्टर्स आर नॉट डिफरेंट। इन दोनों केसेस को मैंने काफी अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो बस बेटा आप लोग अगर समझ गए हैं तो एक बार अच्छे से सभी बच्चे यस बोल दीजिए, ताकि फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चल सकें, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एवरीथिंग जो भी हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं करने वाले हैं, काफी लंबा क्वेश्चन हो जाता है। इसमें स्पेशल इंटीग्रेशन भी आता है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस भी आता है, इसमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट भी आता है, और पता नहीं क्या क्या आता है। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो हम लोग इसको इग्नोर करते हुए चल रहे हैं कि सर ये तो डेफिनेटली क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए, बाइनोमियल हो तो बाइनोमियल माने बेटा बाइनोमियल नहीं होता, क्वाड्रेटिक होता है। बाइनोमियल नहीं हो, बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स वाला। हम लोग क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, और क्वाड्रेटिक वाला हमें नहीं करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक वाला नहीं करना है बिकॉज ये चांसेस ही नहीं है कि एनडीएस के ऊपर पूछेगा सवाल। बेटा काफी लेंथी क्वेश्चन होता है, इट इज रियली 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 लेंथी क्वेश्चन। बाकी मैंने हिंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। बाकी मैंने हिंट आपको दिया हुआ है कि ये हिंट है बेटा, ठीक है, ये हिंट का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसके ऊपर हम लोग b यानी सिर्फ कांस्टेंट नहीं लेते बेटा, एक लीनियर एक्सप्रेशन bx + c के फॉर्मेट में लेते हैं। सो इट सॉल्व द क्वेश्चन, लेकिन बेटा ये काफी लंबा क्वेश्चन हो जाता है। सो नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सब तैयार हैं। तो अब बेटा ये कल की क्लास के लिए मैंने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप लोगों को बताया था कि अगर आपको इस तरीके का फॉर्मेट आता है तो आप लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूले को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे कल की क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, जिसमें आपको e की पावर 3x दिया था और sin 3x + cos 3x दिया था। इसको मैंने इंटीग्रेट करने के लिए बोला था आप लोगों को, है ना बेटा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला था। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर, हमारा आंसर होना चाहिए e की पावर 3x अपॉन 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अगर हो जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 18 आ जाएगा। 3 स्क्वायर यानी 9 + 9 करेंगे तो 18 आ जाएगा। सो दिस विल बी द फैक्टर अकॉर्डिंग टू दिस। और फिर उसके बाद बेटा ब्रैकेट्स में आप लोग क्या लिखोगे, a sin bx यानी 3 sin 3x लिखोगे, फिर -3 cos 3x लिखोगे, -3 cos 3x लिखोगे, फिर +3 cos 3x लिखोगे, ठीक है, और फिर 3 sin 3x लिखोगे प्लस में। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस आप कहेंगे सर ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, 3 sin 3x और 3 sin 3x अगर जोड़ देते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, ये एंटायरली 6 sin 3x बन जाएगा। कितना बन जाएगा बच्चा लोग, 6 sin 3x बन जाएगा, ठीक है, 6 sin 3x बन जाएगा। और 6 sin 3x बेटा जब आप कैंसिल करोगे तो बाई 3 हो जाएगा। मेरा फाइनल आंसर कल की क्लास में e की पावर 3x अपॉन में 3 sin 3x आ रहा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। बताइए क्लियर है। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो क्वाड्रेंट्स हैं। शिवम कुमार, मुझे आपका सवाल जो है ना वो अभी तक समझ में नहीं आया, और जब तक सवाल मुझे क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आप लोगों को आंसर ढंग से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बेटा मैं कुछ भी आंसर नहीं करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो पहले मुझे सवाल ढंग से समझ में आना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो क्वाड्रेंट्स, या डिनोमिनेटर सेम हो तो क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स कहाँ से बीच में आ गए बेटा, हम तो एक्सप्रेशंस में काम कर रहे हैं ना। क्वाड्रेंट्स या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ठीक है, तो ये था बेटा ये कल की क्लास में जो मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो, जो आप मुझे लग रहा है कि आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो अच्छा, अगर ऐसा हो, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये एक्सप्रेशन आप लोग देख लीजिएगा बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि सर सपोज कीजिए कि हमें क्या दिया हुआ है बेटा, x² + x + 1 ऊपर दिया हुआ, और नीचे बेटा क्या दिया हुआ है, x + 1 × x + 2 दिया हुआ है। तो आप यही सवाल पूछ रहे हैं, मैं आप समझ गया कि सर ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन एक ऐसी डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है सर, जिसकी घात 2 है। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन भी क्या है बेटा, ये भी डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है। तो ये कहता है कि सर अगर न्यूमरेटर की डिग्री यानी कि जो अंश की डिग्री होती है, जो घात होती है, वो अगर बड़ी पाई गई या फिर बराबर पाई गई, किससे बेटा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से बड़ी पाई गई, तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है बेटा, देन डिवाइड। पहला स्टेप क्या होता है बेटा, पहला स्टेप होता है हमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमारा शर्त है।
ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा बेटा, यूज पार्शियल फ्रैक्शंस, उसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, अगर डिग्री जो है, अगर किसी न्यूमरेटर का जो डिग्री यानी घात, डिग्री को क्या कहते हैं बेटा, घात कहते हैं, ठीक है। अगर घात जो है वो बड़ी या फिर बराबर पाई गई, किसकी बेटा, अंश की, न्यूमरेटर की डिग्री अगर बड़ी या बराबर पाई गई, तो पहला स्टेप बेटा आपको डिवाइड करना होगा, देन उसके बाद बेटा पार्शियल फ्रैक्शंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर। अब हम तैयार हैं क्वेश्चन टाइम के लिए, सो गेट रेडी गाइस। यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन मैं पुश करता रहूंगा एंड आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। चलिए, ये रहा सबसे पहला सवाल, देखने में थोड़ा सा भयानक लग रहा है, मुश्किल लग रहा होगा, तो एक फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जो कि स्पेशल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, और इसका आंसर होता है 1 में ए tan इनवर्स x अपॉन में a, ये आंसर होता है इसका। तो इस इंटीग्रेशन को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यू विल गेट योर आंसर। मैं इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। नहीं बेटा, लेंदी नहीं होगा, यकीन मानिए, जब मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर, हमने ऐसे सोचा ही नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन लेंदी नहीं हो सकता था, आसानी से आंसर आ सकता था, डेफिनेटली। चलिए सॉल्व करें बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या खास बात दिया हुआ है, ये आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की जरूरत है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि सर हमें इंटीग्रेट करना है एक्स का स्क्वायर अपॉन में बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स का स्क्वायर प्लस 3, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स का स्क्वायर प्लस 3। लेट मी राइट दिस, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स का स्क्वायर प्लस 3, ये एक्सप्रेशन हमें इंटीग्रेट करने का है। मैं कहता हूं सर, इसमें जो फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को, यानी कि जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये जो फ्रैक्शन है बेटा, इसमें हर जगह मुझे बार बार एक्स स्क्वायर बोलना पड़ रहा है। अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर बोलने के बजाय मैं क्या करूं सर, इधर से एक्स स्क्वायर को हटा देता हूं, इधर से भी एक्स स्क्वायर को हटा देता हूं, इधर से भी मैं एक्स स्क्वायर को हटा देता हूं। मैं इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं कोई कांस्टेंट के मान लूं और यहाँ पर के मान लूं और इसे भी के मान लूं, तो अब मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकता हूं, है ना। अब ये मैं इस फ्रैक्शन को बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं के मान लेता हूं या फिर कुछ भी, ये वाई मान लेते हैं, के मान लेते हैं, तो अब आप इसे क्या बोलेंगे सर, ये a अपॉन में k प्लस 2 है और ये b अपॉन में k प्लस 3 है। वी कैन राइट दिस लाइक दिस, है ना, हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस। तो मैं कहूंगा सर, अगर मैं इसे डायरेक्टली ही लिखना चाहता था तो मैं इसके नीचे वाले को फटाफट भगा ना दूं, इसके नीचे वाले को बेटा भगा दो। नीचे वाला कौन है, इसके फ्रैक्शंस अगर आप हटा देते हो तो आप लोग इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो सर, ठीक है, डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, k बराबर a मल्टीप्लाई k प्लस 3 प्लस b मल्टीप्लाई k प्लस 2, ऐसे करके लिख सकते हो, डेफिनेट सी बात है, यू कैन राइट लाइक दिस। नाउ आप लोग बोलोगे कि सर k की वैल्यू एक बार आप -2 ले लो, एक बार k की वैल्यू -3 ले लो। तो ऐसा करने से बेटा k की वैल्यू -2 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका बन जाएगा -2, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, -2, और फिर आपके पास आ जाएगा बेटा, इधर से आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा, क्योंकि रेस्ट तो 0 हो गया, तो a की वैल्यू सर -2 होगा, और k की वैल्यू -3 रखने पर इधर आ जाएगा -3 और इधर आ जाएगा -b, सो b की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी 3। कितनी मिल जाएगी, 3। यानी ये जो एक्सप्रेशन होगा, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन में k प्लस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 के फॉर्मेट में वी कैन राइट लाइक दिस,
यस, एंड देन प्लस बी अपॉन में, यानी बी यानी 3 अपॉन में के प्लस 3 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 में मैं इसे फैक्टराइज करके लिख सकता हूं। नाउ दिस इज द इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन। नाउ अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आप लोग ऐसे लिख सकते हो बेटा। अब ऐसे लिख सकते हो तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, ये वाला फॉर्मूला, हिंट वाला फॉर्मूला आप लोग लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप लगाओगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा कौन सा वाला, देखो ये जो 2 वाला है ये नेगेटिव में है और ये जो 3 वाला है बेटा ये पॉजिटिव में है, यानी √3 आपका पॉजिटिव में होगा, √2 नेगेटिव में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ सभी को बच्चा लोग? ठीक है, चलिए बढ़िया, अच्छे से बात समझ में आ गई। तो मुश्किल क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये मुश्किल नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस क्वेश्चन। जस्ट आपको सिंपल सिंपल अजम्पशंस लेकर चलने हैं और उस बेसिस पे आपको इंटीग्रेट करके छोड़ देना है। चलिए बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये रहा अगला क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं बेटा। पहला हिंट ये है कि पुट एक्स क्यूब बराबर टी। पहला हिंट क्या है बेटा, पुट एक्स क्यूब बराबर टी, और उसके बाद आप लोग आंसर कर सकते हैं। सो दिस इज रियली रियली वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप लोगों को अगेन मैं 60 सेकंड दे रहा हूं ताकि आप लोग सोच समझ कर आंसर कर सकें डेफिनेटली। बेटा हिंट दे दिया, हिंट ही अपने आप में बहुत बड़ा आंसर है। हिंट ही अपने आप में बहुत बड़ा आंसर है। क्या कर रहे हो बच्चे लोग, आंसर दे दो फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं सर। जैसे ही मैं एक्स क्यूब को बराबर टी रखूंगा तो वी विल हैव एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो सर डी टी अपॉन में 3 हो जाएगी, ठीक है, डी टी अपॉन में 3 हो जाएगी। तो ये जो एक्सप्रेशन आप लोग देख रहे हो, ये पूरा का पूरा इंटीग्रल जो देख रहे हो, ये एक नया रूप धारण करेगा बेटा, जिसमें अपॉन 3 आपका बाहर हो जाएगा dt वाला, तो ऊपर आ जाएगा सर 1 और dt आ जाएगा, और अपॉन में क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा t प्लस 1 बन जाएगा, और ये t प्लस 2 बन जाएगा। अब तो ये हलवा खाने लायक बराबर क्वेश्चन हो चुका है, हलवा खाने लायक बराबर क्वेश्चन है। तो सर इसमें 1/3 तो बाहर रहेगा ही, लेकिन इन दोनों नंबर्स का जो गैप है वो 1 है, तो कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो लॉगरिथम के ऊपर बेटा आपको t प्लस 1 मिल जाएगा, नीचे आपको t प्लस 2 मिल जाएगा, वापिस से t को रिप्लेस कर देंगे तो अपना आंसर बेटा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बताइए समझ में आया सभी को? एवरीबॉडी क्लियर गाइस? ठीक है, मजा आ रहा है? चलिए बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें बेटा आपको अगर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली कि dx के अपॉन में बेटा x और x प्लस 2 दिया हुआ है। अगेन हलवा खाने लायक क्वेश्चन है बेटा, 30 सेकंड दिए जाएंगे, तो ओनली 30 सेकंड्स के अंदर आप सभी को आंसर देना है, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है ना।
चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों का आंसर्स आए हैं। तो बेटा डेफिनेटली अगर मैं आप लोगों से ऐसे कुछ कहूँ कि सर ये x जो है इसे क्या मैं x प्लस जीरो में लिख सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, डेफिनेट सी बात है, x को हम लोग x प्लस जीरो में लिख सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों के लिए थोड़ा और एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि x को हम लोग x प्लस जीरो लिख सकते हैं और ये x प्लस टू है। तो व्हाट इज द गैप नाउ, सर गैप हमारा 2 का हो जाता है और लॉगरिदम तो है ही, ऊपर बेटा छोटा वाला एक्सप्रेशन यानी x प्लस जीरो आ जाएगा और नीचे बड़ा वाला एक्सप्रेशन यानी x प्लस टू आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। 100% रिजल्ट है क्या इस क्वेश्चन का? नहीं, एक बच्चे ने अभी भी गलत किया, हामिद ने। हामिद बच्चे आपको समझ में आया या फिर अभी भी कोई डाउट है, प्लीज एक्सप्लेन पूछेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम ये वाला कॉन्सेप्ट तो सभी को आ जाए बेटा। बाद में एबीसी वाला तो प्रैक्टिस करने से आएगा, लेकिन ये तो प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं, तो देख के आंसर करने वाली चीज हो गई है ना? ये तो देख के आंसर करने वाली चीज हो गई। इज दैट क्लियर हामिद? जल्दी से बताइए। बच्चे यहाँ पर गूंगों की तरह बिहेव करते हैं कभी कभी, जैसे उनको सुनाई भी नहीं देता है और बोलना तो आता ही नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? चलिए जल्दी से बताएंगे बेटा, हम वेटिंग है ना। तो फिर मैं अगले क्वेश्चन, चलिए ठीक है, वेरी गुड, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिस इज हिंट आप लोगों का क्या बेटा, इस क्वेश्चन का हिंट आप लोगों का ये है कि आपको बेटा ये जो e की पावर x माइनस वन दिया हुआ है, इधर आपको dx दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा हिंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। पॉइंट ये है कि आप लोग e की पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और फिर उसके बाद आप लोग जो करना चाहे कर सकते हैं। वेरी इजी प्रॉब्लम है बेटा, आपको 45 सेकंड मिलेंगे, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। सोच समझ के आंसर कीजिएगा बेटा, फिर से बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, लेकिन अभी भी मुझे गलत आंसर दिखाई दे रहे हैं और 50-50% बच्चों के आंसर गलत दिखाई दे रहे हैं। तो सर अगर मैंने यहाँ पर e की पावर x को t पुट किया, ध्यान से सुनिए, अगर मैंने e की पावर x को t पुट किया तो सर e की पावर x dx जो होगा वो dt बन जाएगा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है e की पावर x और dx, ये जो है तो ये तो सर क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ऊपर आके dt बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा t बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा सर, ये t माइनस वन बन जाएगा। कितना बन जाएगा, t माइनस वन बन जाएगा। तो सर ये फिर से वही वाला सुपर ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, गैप कितने का है सर, 1 का है, तो लॉगरिदम रहेगा। और क्या हो जाएगा बेटा, गैप में बाद t माइनस वन छोटा एक्सप्रेशन है, इसलिए सर e की पावर x माइनस वन ऊपर आ जाएगा और e की पावर x नीचे आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बताइए सभी को समझ में आएगा, इज दैट क्लियर? कितने बच्चों का आंसर गलत है? नितिन, अविराज, निखिल एंड सचिन। बच्चा लोग आप लोगों को क्लियर है, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इस क्वेश्चन में बेटा हिंट है आप लोगों के लिए। हिंट क्या है, पुट साइन एक्स बराबर टी, जैसे ही आप लोग बेटा साइन एक्स बराबर टी रखोगे उसके बाद आप लोग आंसर कर सकते हो। सो 60 सेकंड देता हूँ बेटा, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में आप लोगों में से कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, तो थोड़ा टाइम को ध्यान में रखते हुए आराम से आंसर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
100% अभी भी नहीं आ रहा है, पता है, हलवा क्वेश्चन होना चाहिए लेकिन उसके बाद भी 100% नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आप में से एक बच्चा जरूर इस जिद पे बैठा हुआ है कि मैं तो गलत जवाब दूंगा, कंफर्म मैं गलत जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई हैं। जैसे आप sin x को बेटा t पुट करेंगे तो यू विल गेट योर डिफरेंशियल cos x dx बराबर आपको dt मिल जाएगा, यू विल गेट योर डिफरेंशियल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होगा ये अगर अलग रूप धारण कर लेगा बेटा, यहाँ पर ऊपर सर आपके पास dt आ जाएगा और नीचे बेटा आप लोगों को 1 माइनस टी मिल रहा होगा, 2 माइनस टी मिल रहा होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा था सर, अगर मेरे जो वेरिएबल है वो नेगेटिव में पाए जा रहे हैं तो हालांकि ये स्मॉलर है, हालांकि ये लार्जर है, लेकिन मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा अपने कॉन्सेप्ट से, क्योंकि सर नेगेटिव का साइन आ रहा है। सो दिस विल बिकम द लार्जर वैल्यू एंड दिस विल बिकम द स्मॉलर वैल्यू। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं कर दूंगा सर, गैप तो 1 का है तो लॉगरिदम आएगा और ऊपर आ जाएगा बेटा 2 माइनस टी और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी। तो टी को वापस रिप्लेस कर देंगे तो 2 माइनस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर में प्लस सी हो जाएगा। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। बताइए क्लियर हो बेटा सभी को? ठीक है, मैं बेटा अभी यही चाहता हूँ कि हाँ कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे डीमोटिवेट ना हो जाए कि सर हमसे तो सॉल्व हो ही नहीं रहे, तो इसलिए मैं छोटे छोटे हिंट दे देता हूँ जिससे कम से कम क्वेश्चन का एक स्टार्ट मिल जाए और वो एक किक स्टार्ट ही बच्चे को आगे बढ़ा दे। बस मेरा कुछ मैं ऐसे सोच के चल रहा हूँ, तो एक छोटा सा हिंट मैं दे देता हूँ। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सो वी हैव डिस्कस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ताकि हम लोगों को अभी कोई प्रॉब्लम ना हो और विद इन सेकेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, ये एक अच्छा सवाल है, इसमें सोचने लायक आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। तो आपका हिंट क्या होगा बेटा, इसमें हिंट होगा कि फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। हिंट क्या होगा, फैक्टराइज डिनोमिनेटर। थोड़ा मेहनत लग सकता है बेटा लेकिन इतना भी कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज यानी कि जो आपका अंश वाला हिस्सा है, हर वाला हिस्सा है, उसको आपको गुणनखंड करना है। तो मैं आप लोगों को 60 सेकंड दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। 60 सेकंड से ज्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, 75 सेकंड लीजिए। चलिए आराम से सॉल्व कीजिए, सोच समझ कर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। दैट कुड बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया आप लोगों को। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बट आपको कॉफिशिएंट्स काफी हद तक एक सही कहानी बताने की कोशिश करेंगे, तो कॉफिशिएंट्स पे पूरा फोकस होना चाहिए बच्चा लोग। ठीक है, जहां पर मैं देख पा रहा हूँ कि सर जो मेरा तीसरा कॉफिशिएंट है वो तीनों में सेम है, यानी ये 1/2 1/2 1/2 1/2 यानी तीनों में सेम है। तो मैं इसको लेकर तो बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करूंगा। मुझे क्या चेक करना है सर, मुझे मुझे ये खास चेक करना है कि ये -1/2 होना चाहिए या +1/2 होना चाहिए, क्योंकि यही कॉफिशिएंट घूम रहे हैं। और क्या होना चाहिए कि सर ये प्लस का 4 होना चाहिए या माइनस का 4 होना चाहिए, बस इसी में से मेरा आंसर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ए और सी की वैल्यू ढूंढनी है। तो बेटा थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलेंगे, भरोसा करेंगे कि सर अगर टाइम ले रहे हैं तो आपको समझाने के लिए टाइम ले रहे हैं। बेटा फिर मेरा पहला हिंट क्या था, फैक्टराइज डिनोमिनेटर। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों में से अगर मैं एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो दैट विल लेफ्ट एक्स माइनस 1। इन दोनों में से अगर मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूं तो दैट विल लेफ्ट एक्स माइनस 1। फिर इन दोनों में से अगर मैं x माइनस 1 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं बेटा, x माइनस 1 कॉमन ले लूं तो वी विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं फर्दर बेटा क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं। यानी कुल मिला के ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 में फैक्टर हो जाएगा। सो कंप्लीट फैक्टराइजेशन आपको ये मिलेगा इस वाले पॉलिनोमियल का। यहां तक सभी को समझ में आया? पहले जल्दी से बताइए गाइस।
ठीक है। तो इस फैक्टराइजेशन का अब हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस फैक्टराइजेशन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर बेटा क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे 3x + 5 अपॉन में x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 1 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो इसे हम लोगों ने क्या सीखा था सर, a के अपॉन में x - 1 लिखने का, b के अपॉन में x - 1 का स्क्वायर लिखने का, और c के अपॉन में बेटा x + 1 तीसरा फैक्टर लिखने का। इस तरीके से लिखना हम लोगों ने सीखा था। तो यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो दैट 3x + 5 विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई x स्क्वायर -1 आ जाएगा। बेटा दिमाग लगाना है, मैं डायरेक्टली पूरा नहीं बता रहा हूँ कि ये मैंने कहाँ से x स्क्वायर -1 लिखा है। नाउ इट्स योर टास्क कि ये x स्क्वायर -1 कहाँ से आ रहा होगा। ठीक है, जिनको समझ में आ गया वो थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो अपने हाथों से करके देखेंगे। चलिए, b के साथ क्या आ जाएगा बेटा, b के साथ हमारे पास आ जाएगा ओनली x + 1 आ जाएगा, जबकि c के साथ क्या जाएगा सर, c के साथ x - 1 का होल स्क्वायर्ड आ जाएगा। तो अब इस हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो बेटा हमारे पास एक सॉल्यूशन x बराबर 1 आता है, एक सॉल्यूशन x बराबर -1 आता है, एक सॉल्यूशन x बराबर 1 आता है, एक सॉल्यूशन x बराबर -1 आता है। तो हम लोग एक सॉल्यूशन बेटा x बराबर 0 खुद से ले लेंगे। ठीक है, एक सॉल्यूशन x बराबर 0 खुद से ले लेंगे ताकि हम लोग सॉल्व कर सकें। और यहाँ पे x की वैल्यू जब हम लोग 1 लेंगे, क्या लेंगे बेटा, x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा सर 3 बन जा 3 + 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 8 इक्वल्स टू, यहाँ रखेंगे तो बेटा ये 2b बन जाएगा, और मुझे b की वैल्यू बेटा कितना मिलेगा, b की वैल्यू 4 मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर मैंने b की वैल्यू यहाँ पर 4 रख दी और अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, और अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो ये इंटीग्रेट होने के बाद ये जो 4 है ये -4 में बदल जाएगा, और -4 में बदल जाएगा तो सर मेरा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो खत्म हो गया। -4 आना चाहिए था पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। ये बात आपको समझने की जरूरत है। अब मेरा चॉइस बच जाता है बेटा थर्ड और फोर्थ में से, लेकिन क्या करें बेटा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा बिकॉज इसमें भी चॉइसेस है हमारे पास। देखो 1/2 और 1/2 तो बराबर है ही, लेकिन ये माइनस का 1/2 होगा या प्लस का 1/2 होगा, ये मुझे चेक करना होगा, ये मुझे देखना होगा कि हाँ इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर -1 लेता हूं तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ -1 लूंगा तो -2 यानी 4c हो जाएगा। तो सर c की वैल्यू तो 1/2 आ ही रही थी, यानी कि मुझे यहाँ पर तो कुछ खास परेशानी नहीं है, c की वैल्यू 1/2 आ ही रही थी। अगर मैं इसे इंटीग्रेट भी करूंगा तो भी बेटा 1/2 पे ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस फॉर कि सर a की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, वही मुझे बता देगा। तो यहाँ पर बेटा आपके पास 5 बचेगा, यहाँ पर 0 डालूंगा तो दैट विल बी नेगेटिव a हो जाएगा, यहाँ पर 0 डालूंगा तो पॉजिटिव b हो जाएगा, यहाँ पर 0 डालूंगा तो पॉजिटिव c हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूँ तो b और c का सम हो जाता है बेटा 4 यानी 9/2 हो जाता है, और -5 कर दूंगा तो बेटा -1/2 यानी a की वैल्यू क्या आ रही है सर, a की वैल्यू आ रही है -1/2, जो चीख चीख के मुझे बताता है कि सर मेरा थर्ड ऑप्शन भी गलत है। सो ओनली ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बताइए सभी को समझ में आया गाइस, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, चलिए बढ़िया। प्रैक्टिस करेंगे, अपने हाथ से निकालेंगे तभी मजा आएगा बेटा, मेरे हाथ से सॉल्व करने पे तो कोई फायदा नहीं है। मेरे हाथ से अगर सॉल्व हो रहा होगा तो मेरी प्रैक्टिस होगी, और मैं तो पेपर दे नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अपने हाथ से सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करना है, कम से कम 2-3 बार तो जरूर करें बेटा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बेटा ये रहा, इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको क्या करना है बेटा, वो ऑलमोस्ट वैसा ही सेम सेम सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करना पसंद करते हैं। अच्छा सवाल है, 60 सेकंड आप लोगों को दिए जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए।
चलिए, हाँ लेट कर लेंगे बेटा। यहाँ पर वही चीज मैं कह रहा, जैसे हमने एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को के मान लिया था, तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या मान लूंगा सर, ये 1 माइनस के अपॉन में के मल्टीप्लाई के प्लस 1 फैक्टर दिया हुआ है, तो आप इसे क्या लिखेंगे सर, ए अपॉन में के लिखेंगे प्लस बी अपॉन में के प्लस 1 लिखेंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे, डेफिनेट सी बात है। तो फिर अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आप लोग यहाँ से फैक्टर क्या निकालेंगे सर, 1 माइनस के जो होगा वो ए मल्टीप्लाई के प्लस 1 हो जाएगा और प्लस बी मल्टीप्लाई के हो जाएगा। तो एक सोल्यूशन सर हमारा के बराबर 0 आ रहा होगा, एक सोल्यूशन के बराबर -1 आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, एक बार के बराबर 0 ले लेंगे, एक बार के बराबर -1 ले लेंगे। तो के बराबर अगर हम लोग 0 लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, के बराबर 0 लेते हैं तो इधर 1 बचेगा, जबकि ये 0 बन जाएगा और यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई सर, 1 हो गई। कमाल की बात है, ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ए की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। ठीक है, ए की वैल्यू 1 हो गई। वहीं पर अगर मैं बी की वैल्यू, के की वैल्यू -1 रखूंगा तो दिस विल बिकम 0 एंड के की वैल्यू -1 रखने पर ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी की वैल्यू बेटा नेगेटिव में आ जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी -2। तो यहाँ पर बेटा मैं -2 रख दूंगा। डन है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि सर जब मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँगा तो सर पहला वाला पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला नेगेटिव होगा, पहला वाला पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला नेगेटिव होगा, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द राइट आंसर और नॉट। जल्दी से बताइए, मैं इससे ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ बेटा, मैं कोफिशिएंट्स का खेल समझ रहा हूँ कि कैसे कोफिशिएंट मुझे जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहले वाला पॉजिटिव होगा, दूसरे वाला नेगेटिव होगा, आप चाहें तो करके देख सकते हैं बेटा। जल्दी से बताइए, बात समझ में आई सभी को? क्या आप में से किसी को इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए? चलिए, कुछ खास रिप्लाई यहाँ पर नहीं आए हैं। देख लेंगे बेटा, प्रॉपर कुछ नहीं है। के की वैल्यू वापस से cos x रखने, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लोगों को मिल जाएगा, नथिंग वेरी मच सीरियस। ठीक है, चलिए बेटा इस क्वेश्चन को देख लेंगे। इस क्वेश्चन में आप लोगों का हिंट क्या है बेटा, पहला हिंट है आपका डिवाइड। पहला हिंट क्या है सर, डिवाइड है। उसके बाद आप लोगों को जो पसंद आए वो कीजिए बेटा। पहला हिंट क्या है, डिवाइड है। तो इस क्वेश्चन के लिए अभी आप लोगों को 60 सेकंड्स का समय दिया जाता है बेटा, फटाफट से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि 60 सेकंड शायद से कम रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए। एक्स मीन्स एनसीईआरटी माने चलिए चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, वैसे बेटा ऑप्शंस में थोड़ा सा डाउटफुल है कि आंसर कहाँ से होना चाहिए। ऑप्शंस में ही आंसर दे दिए, मतलब मुश्किल है थोड़ा सा, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे सर, डिवीजन। सबसे पहला स्टेप जो है डिवीजन, बेटा इस डिवीजन को आराम से सीखिए। डिवीजन जो है वो पुराने तरीके से नहीं करना है बेटा। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको दिया गया है ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको दिया गया है और आपको डिवाइड किससे करना है बेटा, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया और आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से करना है। किससे, -5x प्लस 6 से करना है। तो मैंने तो हमेशा से ये सीखा है कि सर पहले ना एक काम करो, माइनस के 5x प्लस 6 दे दो और फिर इसको नॉर्मलाइज कर दो। नॉर्मलाइज कर दो मतलब सर वापस से क्या कर दो, प्लस के 5x माइनस के 6 कर दो और इसका +1 जो पहले का था ना, वो पहले का वैसा छोड़ दो बेटा। इससे डिवीजन बहुत ही आसान हो जाता है मेरे लिए। तो जैसे मैं डिवीजन कर दूंगा तो बेटा ये 1 हो जाएगा और फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, 5x -5 बच जाएगा।
5x माइनस 5 बच जाएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो मैं इसमें से बेटा 5 कॉमन ले सकता हूँ, और 5 कॉमन ले लूंगा तो बेटा ये x माइनस 1 अपॉन में ये जो है ये वाला एक्सप्रेशन ये फैक्टराइज हो जाएगा बेटा x माइनस 5 x माइनस 6 नहीं x माइनस 3 और x माइनस 2 में फैक्टराइज हो जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये x माइनस 3 और x माइनस 2 में ये इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा। तो कंप्लीट डिवीजन देखो बेटा कितने प्यार से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, और वो भी कंप्लीटली फैक्टराइज्ड रूप में। तो ये जो कला है, ये कला आपके अंदर होनी चाहिए, ये आपको करना आना चाहिए। व्हेन यू अंडरस्टैंड दीस टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो आपके एक सवाल सॉल्व करने का एक अदा होती है बेटा, वो अदा आप लोगों को आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि सर इसको डिविजन हम लोगों ने बड़ी खूबसूरती से कर दिया और पूरी तरीके से फैक्टराइज भी कर दिया। अब मेरा पूरा का पूरा टारगेट बेटा किसके ऊपर है? मेरा पूरा टारगेट इसके ऊपर है बेटा, कंप्लीट टारगेट मेरा इसके ऊपर है कि ये सॉल्व हो जाए। अब अगर ये सॉल्व करना है तो हमारा x माइनस 1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? a मल्टीप्लाई x माइनस 2 के बराबर हो जाएगा, और प्लस b मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाएगा? x माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वही तरीका हम लोग यूज करेंगे सर, एक बार x वैल्यू 2 ले लेंगे, एक बार x वैल्यू 3 ले लेंगे। व्हेन वी टेक x वैल्यू 2 तो यहाँ पर 1 बनेगा, और यहाँ पर बेटा 0 के साथ यहाँ पर माइनस के b बनेगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव के 1। ठीक है, जब x वैल्यू 3 ले रहे होंगे बेटा, x वैल्यू 3 ले रहे होंगे तो 3 रखने पर यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर बेटा a आ जाएगा, तो a की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। यानी कि a की वैल्यू पॉजिटिव 2 है, जिसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a की वैल्यू बेटा 10 में बदल जाएगी, पॉजिटिव 10 में। और b की वैल्यू माइनस के 1 है, जिसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा वो माइनस के 5 में बदल जाएगा। यानी कि x माइनस 2, एक्स माइनस 3 का जो कॉफिशिएंट होगा वो प्लस 10 होगा, और एक्स माइनस 2 का कॉफिशिएंट जो होगा वो माइनस 5 होगा। उस हिसाब से प्लस का 10 और माइनस का 5 होना चाहिए, यानी मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल सही जवाब बैठ रहा है। बताइए क्लियर हुआ बेटा सभी को किस तरीके से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? ओके, यहां तक सभी को क्लियर हुआ बेटा? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बेटा, इसे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आएगा, डेफिनेट सी बात है। तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कीजिए, चीजों को देखिए कि कैसे सॉर्ट आउट हो रहा है। तो अब हम लोग होमवर्क प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, टाइम भी काफी ऊपर हो गया है, चलो भागो, है ना। यहाँ पर बेटा हिंट क्या है? हिंट आपका वही है कि सर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये 2x प्लस 3 है, तो आपको 3 फैक्टर लेने पड़ेंगे। a अपॉन में x माइनस 1 लेना पड़ेगा, b अपॉन में x प्लस 1 लेना पड़ेगा, और c अपॉन में 2x प्लस 3 लेना पड़ेगा। देन उसके बाद abc की वैल्यू निकालकर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माइनस प्लस माइनस। माइनस प्लस माइनस कहाँ मिल रहा है बेटा? माइनस प्लस माइनस हमें यहाँ मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो ये हमारा होमवर्क हो जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर बेटा पहला चीज क्या करना है? पहला आपको डिवाइड करना है, फिर उसके बाद आपको जो करने का है वैसा करना है। तो इस क्वेश्चन में मुझे आंसर क्या लग रहा है? लेट मी सी दैट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या होना चाहिए? प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, यानी प्लस माइनस माइनस। सर अगेन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हिंट क्या है इसके अंदर? हिंट ये है कि आप लोगों को जो एक्सप्रेशन दिया गया है ना, ये 1x दिया हुआ है और ये x की पावर 7 प्लस 1 दिया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा? आपको x की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये x की पावर 7 बन जाएगा, एंड दोनों उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शंस लगाना है। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अपना आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो अगेन दिस इज होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर भी आप लोगों को सेम हिंट को लिए मैं अप्लाई करूंगा कि सर यहाँ पर आपको 1 अपॉन में 2 की पावर x माइनस 1 दिया गया है। कितना दिया गया बेटा? 2 की पावर x माइनस 1 दिया गया है इंटीग्रेट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे? इसमें हिंट ये रहेगा कि सर आप 2 की पावर x से मल्टीप्लाई और 2 की पावर x से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, एंड यू विल गेट योर आंसर एज इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, एंड इसी के साथ बेटा आज की क्लास में लीडर बोर्ड शो कर देते हैं। टोटल क्वेश्चंस मैंने आपको 4 और 8 12 क्वेश्चंस करवाए हैं। आज की क्लास में कितने क्वेश्चन है सर? टोटल क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से काफी अच्छा स्कोर यहाँ पर रहा है।
तो आज हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस और इंटीग्रेशन में कैसे हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज किया, ये आप लोगों ने देखा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास हमारा किसके ऊपर रहेगा बेटा? स्पेशल इंटीग्रेशन के ऊपर रहेगा। और स्पेशल इंटीग्रेशन क्या है बेटा? स्पेशल इंटीग्रेशन ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको कल की क्लास तक याद होने चाहिए बेटा। ये सारे फॉर्मूले मुझे चाहिए, ये सारे फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो बेटा कोई भी बच्चा बिना इन फॉर्मूलों को याद किए क्लास में एंट्री नहीं करेगा, और अगर करेगा तो मैं उसको बार बार अब क्या ही चीज बताऊंगा बेटा? ऑब्वियस सी चीज है, जो चीज चाहिए वो चाहिए, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर क्लास पसंद आई हो, अच्छा सीखने को मिला हो, तो प्लीज कमेंट्स में अपना प्यार जताया करो बेटा। मुझे काफी दिनों से कमेंट्स वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है, तो प्लीज अपना प्यार जताया करें, रेटिंग करें, फीडबैक करें। ठीक है, आपको पसंद आता है तो जरूर अपना प्यार दर्शाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।